अनु के लेटर ने रंजना को सोच में डाल दिया। पहले की कोमल, शर्मीली अनु का इस लेटर की अनु से रंजना बिल्कुल भी मेल नहीं बैठा पा रही थी। लेटर की शुरू की लाइनों ने ही रंजना को चौंका दिया। क्या ये वही अनु है जिसे रंजना ने बचपन से जाना है? अनु ने लिखा था, अरुण के साथ लिए 7 फेरों का बंधन तोड़कर अमर को पाया है। अमर का साथ पाकर अब और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं बची रही। सब कुछ मिल गया है मुझे। बहुत बहुत खुश हूँ रंजना। अमर ने मुझे मेरी पहचान दी है। नहीं नहीं, हम शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं, पर मन के रिश्ते से एक हो चुके हैं। जानती हूँ मेरे इस निर्णय से समाज मुझे धिक्कारेगा। मुझे चरित्रहीन और निर्लज्ज जैसे नामों से विभूषित किया जाएगा, पर मुझे इन बातों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अमर के साथ जान पाई हूँ सच्ची खुशी किसे कहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जान सकी हूँ 7 फेरों की जगह मन का बंधन अटूट होता है। आशा है तू मुझे समझ सकेगी। लंबे लिखे हुए लेटर के अंत में अनु के नाम के सिग्नेचर थे। रंजना और अनु बचपन की सहेलियां थी। पड़ोसी होने के कारण दोनों साथ साथ स्कूल और कॉलेज गई थी। अनु संकोची स्वभाव की बेहद संवेदनशील लड़की थी। कहानियां, नॉवेल पढ़ते पढ़ते वह भी कहानियां लिखने लगी थी। स्कूल कॉलेज की प्रतियोगिताओं में वह अपनी कहानी सुनाने की हिम्मत कभी नहीं कर सकी। विद्यार्थियों की भीड़ उसे डरा जाती। रंजना को अपनी कहानी पकड़ाकर आग्रह करती, रंजना प्लीज मेरी कहानी पढ़ दे। तो खुद क्यों नहीं पढ़ती? अपनी कहानी के पात्रों की फीलिंग्स तू जितनी अच्छी तरह से समझा सकती है, मैं नहीं कर सकूंगी। कोई बात नहीं, मेरी कहानी का विषय तो समझ जाएगी। पुरस्कार मिले या ना मिले मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। अनु की जिद पर रंजना को उसकी लिखी कहानी पढ़नी ही पड़ती। कहानियों की दर्दनाक या दुखद घटना रंजना की आंखें नम कर देती। तू हमेशा ट्रेजेडी ही क्यों लिखती है अनु? जिंदगी में कुछ खुशियां भी तो हो सकती है। एक बात जरूर है, तेरी दुखद अंत वाली कहानियां तुझे पुरस्कार जरूर दिला जाती हैं। क्या इसीलिए ट्रेजेडी लिखती है? रंजना मजाक करती। देख रंजना, हम जानबूझकर कहानियों का अंत दुखद थोड़ी बनाते हैं। लिखते हुए कहानी अपने आप कुछ से कुछ बन जाती है। अनु बड़ी ही सरलता से कहती। तेरी इस बात में तो सच्चाई है। कहानी को पढ़ते हुए लोग जिसे खलनायक समझते हैं, अंत होते होते तेरी लेखनी उन्हें भी सहानुभूति दिला जाती है। सच्चाई स्वीकार करती रंजना हंस पड़ती। एमए पूरा करते ही अनु का विवाह दिल्ली के एक वकील अरुण कुमार के साथ हो गया। विदाई के समय रंजना के कंधे पर सिर रखकर अनु खूब रोई थी। अनु के जाने पर रंजना बहुत उदास सी हो गई थी, पर जल्दी ही सुधीर ने उसका जीवन साथी बनकर उसकी उदासी दूर कर दी। वक्त धीरे धीरे सरकता गया। शादी के 7 वर्ष बीत चुकने के बाद अनु का यह फैसला क्यों? 1.5 साल पहले रंजना एक सेमिनार में दिल्ली गई थी। लाल किला देखने के साथ अनु से मिल पाने की पॉसिबिलिटी ने रंजना को गले लगाती अनु का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। तुझे देखकर मुझे आज बहुत खुशी हुई है रंजना। अच्छा, यानी मेरे आने के पहले आप उदास थीं? लगता है आज भी तू अपनी कहानियों में ही जी रही है, वही पुरानी ट्रेजेडी क्वीन बनी हुई है। रंजना ने मजाकिया लहजे में कहा। कहानियां लिखना तो मेरा शादी के बाद ही छूट गया। एक लंबी सांस लेकर अनु उदास हो गई। अरे, अब तो तेरे सामने तेरी साकार कहानी बनकर तेरा अंशु आ गया है। कहाँ है तेरा बेटा? स्कूल गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बिना घर खाली लग रहा है। घर में बच्चों का शोर ना हो तो घर असली घर नहीं लगता। रंजना को अपने दोनों बच्चे याद आ गए। उनके शोरगुल से घर का कोना कोना जैसे खिलखिलाता रहता है। सच कहूँ रंजना, तो ये खालीपन मेरे मन की परछाई है। अनु का बुझा सा चेहरा देख रंजना चौंक गई। वाह, क्या बात कही है। एक प्यारा सा बेटा और एक चाहने वाला पति, अपना घर और कार के होते हुए भी तेरा मन खाली है। अब और क्या चाहिए जो तेरा खालीपन भर दे? ठीक कहती है रंजना, शायद इतना सब पाकर और कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए, पर मेरे मन का कोई कोना बेहद खाली है। कभी लगता है जिंदगी यूं ही व्यर्थ होती चली जा रही है। अजीब बेचैनी महसूस करती हूँ।
क्यों डियर? क्या हमारे जीजाजी तेरे मन का खालीपन भर के तेरा जीवन सार्थक नहीं कर रहे हैं? रंजना ने मजाक किया। उन्हें अपने मुकदमों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कभी कभी उनकी जीत मुझे रुला जाती है। तेरी बात मेरी समझ से बाहर है अनु। अरे पति की जीत तो पत्नी का अभिमान होता है और तू उल्टा ही कह रही है। कल की अरुण की जीत ने एक 4 साल की बच्ची को उसकी मम्मी से अलग कर दिया। पिता की ओर से मुकदमा अरुण ने जीता था। बाप का अहम जीत गया। बच्ची की मम्मी मेरी चौखट पर सिर पटक पटक कर रोती रही। उसका रुदन मुझे अंदर तक चीर गया। बड़ी कठिनाई से उसे हटाया जा सका। मेरी आंखों में आंसू देख अरुण गुस्सा हो गए। नाराजगी से कहा था, ये मेरा पेशा है। बेकार की बात पर मूड खराब कर मेरी जीत का मजा किरकिरा मत करो। अगर रोना है तो अपने कमरे में जाकर रो। तुम बच्ची नहीं हो, एक बेटे की माँ हो। बी प्रैक्टिकल। माँ हूँ इसलिए तो माँ का दर्द महसूस कर सकती हूँ। अच्छा होता तो तुम माँ की तरफ से केस लड़ते और बच्ची माँ को दिलवाते। उस स्थिति में मैं तुम्हारी जीत पर गर्व करती। इसका मतलब मेरी जीत पर तुम दुख मनाओगी? क्या वो अकेली औरत बच्ची को पाल सकती? क्या वह पिता जिसने दूसरी शादी कर ली है बच्ची को माँ का प्यार दे सकेगा? मेहनत मजदूरी करके भी एक माँ अपनी बेटी को प्यार और अच्छा जीवन दे सकती है। सच तो ये है, उस इंसान ने अपने अहम की जीत के लिए बच्ची को छीना है। तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसी ही हमदर्दी है तो माँ की ओर से केस लड़ डालो। हाँ बस, हाँ बहस अंग्रेजी भाषा में करनी होगी और अंग्रेजी तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। मूड खराब करके रख दिया। मुझे सुनाकर अरुण चल गए। उनकी सबसे बड़ी लालसा थी उनकी पत्नी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली हो। तू तो जानती है मुझे शुरू से अंग्रेजी बोलने में हिचक होती थी। बात बात में इस बात को सुनाकर व्यंग कसते रहते हैं। अपने को खुशकिस्मत मानो कि सरला बुआ की जिद से तुम इस घर में आई हो। तुम्हें मेरे माथे पे मढ़ा बुआ खुद स्वर्ग सिधार गई। क्यों अरुण, क्या जानते नहीं थे? तूने हिंदी में एमए किया है, वो भी ऐसे वैसे नहीं, फर्स्ट श्रेणी के साथ टॉप किया है। हमारे घर परिवार में अंग्रेजी कहाँ चलती थी? ये सब शादी से पहले सोचना चाहिए था। एक बात जरूर कहूँगी अरुण को, अपना काम करने दे। तू अपना मूड क्यों खराब करती है? वकालत के पेशे में तेरी भावुकता नहीं चलेगी अनु। मैं क्या करूं रंजना, मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। किसी गरीब का दर्द भी अरुण के दिल को नहीं पिघलाता। उनसे जबरन पैसे निकलवाते हैं। उनके आंसू और मजबूरी उन पर कोई असर नहीं करती। मेरी एक बात मान ले अनु, अपने पति को उनका काम करने दे। तू अपना दिमाग क्यों खराब करती है? अरे जिंदगी का आनंद लेने की कोशिश कर। दिल्ली में कितने दर्शनीय स्थल हैं। जब मन चाहे बेटे को साथ लेकर निकल जाया कर। दिल्ली की चाट का मज़ा लिया कर कभी। याद है, हम कॉलेज में घर से लाया खाना भिखारी को देकर खुद चाट का मज़ा लेते थे। वो दिन तो हमेशा के लिए गुम हो गए रंजना। अंशु को साथ ले जाने के लिए उसके पास टाइम ही कहाँ बचता है। स्कूल से आते ही एक ट्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। अंग्रेजी सिखाने के लिए मैडम मैथ्यू रखी गई हैं। उसे मैनर्स सिखाने, खाना खिलाने के लिए कांटे छुरी का इस्तेमाल करना सब उसकी नैनी द्वारा सिखाया जाता है। मैं तो एकदम नकारा करार कर दी गई हूँ। अनु के चेहरे पर एक दर्द सा पसर गया। अरे रात में तू उसे अपनी कहानियाँ सुना सकती है। कितनी अच्छी कहानियाँ लिखती थी। शुरू में कोशिश की थी पर अरुण को मेरी कहानियाँ पसंद नहीं आई। अंग्रेजी कहानियाँ, कॉमिक्स की बुक्स में उसे मुग्ध कर दिया गया है। अच्छा, अब ये बातें छोड़, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रंजना ने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। सॉरी रंजना, अभी खाना लगवाती हूँ। तेरा मनपसंद लंच बनवाया है। तुझसे बातें करते करते टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं लगा, वरना दिन काटना मुश्किल लगता था। वाह चलो, इतने दुख में भी मेरी पसंद तो याद रही, रंजना ने मुस्कुराकर कहा। साथ में अनु भी हंस पड़ी। शाम को अरुण जब कोर्ट से लौटे, रंजना और अनु चाय पी रही थी। अंशु रंजना के लाए टॉयज लेकर पढ़ने चला गया था। अनु से रंजना का परिचय पाकर हेलो कहकर अरुण ने जाना चाहा। अरे आप कहाँ चले? हमारे साथ चाय नहीं पियेंगे? रंजना ने हंसकर अरुण को रोकना चाहा। नो थैंक्स, मैं कोर्ट में चाय ले चुका हूँ। कल एक बड़ा ज़रूरी केस है, मुझे तैयारी करनी है।
आप अपनी सहेली के साथ चाय एंजॉय कीजिए। फिर किसी भी बात को अनसुना कर अरुण चले गए। देखा तूने, इन्हें चाय पीने तक की फुर्सत नहीं है। कभी कभी बड़ा अकेलापन महसूस करती हूँ। बेटे को माँ से ज़्यादा टीवी में दिलचस्पी है। सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। तू कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती अनु? अपने कॉलेज की डिग्रियों को जंग क्यों लगा रही हो? एक बार अरुण से जॉब करने की बात की थी, पर वो बेहद क्रोधित हो गए। कहा था, क्यों? क्या पैसों की कमी पड़ गई है? मैं औरतों की जॉब के सख्त खिलाफ हूँ। तुम काम पर जाओगी तो घर कौन देखेगा? मैंने अपना घर देखने के लिए तुमसे शादी की है। आगे कभी जॉब की बात भी मत सोचना। अगर इतना ही फालतू समय है तो अंग्रेजी भाषा सीखने में लगा लो। मेरे फ्रेंड्स की पत्नियां जब अंग्रेजी में बात करती हैं तो तुम उनका मुंह देखती रह जाती हो। शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। तुझे पूछना चाहिए था, क्या तेरी स्थिति घर की नौकरानी की है? बस घर देखना ही तेरी जिम्मेदारी है? उस हालत में तो अरुण को किसी अनपढ़ लड़की से शादी करनी चाहिए थी। मुझे लगता है अरुण खुद किसी हीन भावना से ग्रस्त है। सुना है अनाथ और उनको उनकी बुआ ने बड़े ही अभाव में पाला है। अब पैसा आने पर शायद वह ऐसी बातें करते हैं। रंजना उत्तेजित हो उठी। तू शायद ठीक कहती है। मैंने पहले ही हार मान ली। मैं नौकरी के लिए फिर बात करूंगी। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। तुझे अपनी हिम्मत लानी होगी। दृढ़ निश्चय करना होगा कि तुझे नौकरी ज़रूर करनी है। डरने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। नौकरी करने से तेरा खालीपन और अकर्मण्यता की भावना तिरोहित हो जाएगी। तू कहे तो मैं अरुण से बात करूं? नहीं रंजना, तेरी बात समझ में आ गई है। जॉब करने से लगेगा मैं भी कुछ महत्वपूर्ण कर रही हूँ। कामकाजी औरतें अपने काम के साथ घर की देखभाल भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। अनु का चेहरा आत्मविश्वास के साथ चमक उठा। रंजना को दिल्ली के दर्शनीय स्थल दिखाती अनु का मन खुशगवार हो गया। लाल किला पहुंच रंजना ने अनु को छेड़ा। याद है, तेरी एक कहानी सुनकर दिवाकर तेरा दीवाना हो गया था। बेचारे ने अपनी प्रेमिका से धोखा खाया था। खूब याद है। ना जाने कैसे उसे ये वहम हो गया कि मैं बहुत अर्थों में उसकी प्रेमिका जैसी थी। देवदास बन गया था बेचारा। दोनों की मिलीजुली हंसी में पुरानी खुशियां थी। रंजना की घर वापसी तक अनु का मूड बदल चुका था। रंजना ने उसके मन में पक्का विश्वास जगा दिया था। वह भी कुछ कर सकती है। दृढ़ शब्दों में नौकरी करने की बात ने अरुण को चौंका दिया। ये जॉब का भूत फिर सवार हो गया। जरूर यह पट्टी तुम्हारी फ्रेंड रंजना ने पढ़ाई है। वह खुद जो जॉब करती है, एक बार कहने पर बात समझ में नहीं आती। औरतों का काम करना मुझे कतई पसंद नहीं है। वैसे भी काम करके कौन से झंडे गाड़ लोगी? नाराजगी से अरुण ने अपनी बात कह दी। मैं कुछ ऐसा पाना चाहती हूँ जिसे पाकर और कुछ पाने की अभिलाषा ही शेष ना रहे। हो सकता है मेरी नौकरी मेरी वह आकांक्षा पूर्ण कर दे। अनु ने बिना डर के अपने मन की बात कह दी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अपनी रोने वाली कहानियाँ लिखते लिखते तुमने खुद जिंदगी में रोना ही सीखा है। इतना सब कुछ पाने के बाद और क्या चाहिए? अपनी किस्मत सराहो, फ्री में मजे उड़ा रही हो। अब मेरा और टाइम बर्बाद मत करो। अरुण झल्ला कर उठा। दिन भर बेकार रहने से तो अच्छा है कुछ जरूरी काम करो। अंशु को पढ़ाने के लिए आपने ट्यूटर लगा रखे हैं। तुम क्या खाक उसे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा सकती हो? हिंदी जैसे सरल विषय में एमए करके फर्स्ट डिवीजन पा लेना बहुत साधारण सी बात है। आप हिंदी लिटरेचर के बारे में जानते ही कितना है? अरुण के ताने ने अनु को तिलमिला दिया। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी शादी के बाद से घर में आराम फरमा रही हो। किसी कॉलेज में तो नौकरी मिलने से रही। हाँ, तीसरी चौथी के बच्चों को पढ़ाकर शौक पूरा करना चाहो तो कोशिश करके देखो। उतना बड़ा काम भी शायद ही पा सको। गुस्से में अरुण कमरे से चला गया। पति के कटाक्ष ने अनु को आहत जरूर किया, पर किसी भी काम के लिए परमिशन मिल जाना बड़ी बात थी। बड़े उत्साह से अपना बायोडेटा तैयार कर कई कॉलेजों को भेज दिया। प्रतियोगिताओं में मिले सर्टिफिकेट ने उसका बायोडेटा वजनी बना दिया। 2-3 कॉलेजों में असफलता के बाद अंततः एक कॉलेज में उसे नौकरी मिल गई। अनु की खुशी का ठिकाना न था। पति को इसकी खबर देना जरूरी था, पर अरुण के कड़वे शब्दों ने उसके उत्साह पर पानी के छींटे डाल दिए। कोएड कॉलेज में जाने की बेवकूफ़ी कर रही हो।
आज के लड़के मेल लेक्चर्स तक की तो नाक में दम कर देते हैं। तुम किस खेत की मूली हो? भगवान जाने तुम्हारी क्या हालत करे। अभी भी टाइम है, जॉब का शौक छोड़ दो, बाद में आंसू बहाने मेरे पास मत आना। लेकिन अनु ने मन में संकल्प ले लिया, चाहे जो भी हो जाए वह अब पीछे नहीं होगी। 2 दिन बाद उसे कॉलेज ज्वाइन करना है। अंशु की देखभाल करने के लिए अरुण ने सुजाता नाम की नैनी रख रखी थी। नैनी को समझाने के बाद अंशु से कहा, अंशु बेटे, कल से तुम्हारी मम्मी भी टीचर बनकर पढ़ाने जाएगी। तुम सुजाता आंटी को तंग मत करना। ओके मम्मी, पर मेरे लिए आप चॉकलेट जरूर लाना। इतना कहकर अंशु खेलने भाग गया। कॉलेज में प्रवेश करती अनु का दिल धड़क रहा था। प्रिंसिपल अग्रवाल जी हंसमुख व्यक्ति थे। वेलकम अनु मैडम, उम्मीद है कॉलेज का माहौल आपको पसंद आएगा। चलिए आपका इंट्रोडक्शन आपके सहकर्मियों से करा दूं। स्टाफ रूम के सहकर्मियों ने अनु का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वाइस प्रिंसिपल सुदेश जी ने कहा, एक सुंदर स्त्री के आने से हमारा हिंदी विभाग सचमुच रसमय हो जाएगा। अनु के गाल शर्म से लाल हो गए। ये सच था, शादी के 7 वर्षों बाद भी अनु की सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी छरहरी सुंदर काया, मासूमियत से भरा चेहरा लड़की होने का भ्रम देता था। शादी के बाद से आज तक किसी ने इस तरह से खुलेआम उसके रूप को लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की थी। सुदेश जी मजाक छोड़िए, अनु जी एमए की टॉपर है। अपनी कहानियों और लेखों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त लेखिका हैं। प्रिंसिपल साहब ने अनु की तारीफ की। डॉक्टर अग्रवाल जी, इनकी सुंदरता क्या मजाक की चीज़ है? ये तो ऐसी सच्चाई है जिसका सब लोहा मान जाए। अनु जी, हमारे सुदेश जी ऐसे ही हैं। वैसे एक कहानीकार के विभाग में आने से हमारे छात्र छात्राएं रचनात्मक कार्यों में आपसे प्रेरणा जरूर ले सकेंगे। विभाग अध्यक्ष अमर त्रिपाठी ने सच्चाई से कहा। प्रिंसिपल के जाने के बाद अमर ने अनु को उसकी कक्षाओं के बारे में बतलाया। आप नई हैं, इस सत्र में आपको बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 की कक्षाएं लेना आसान होगा। आप कहानीकार हैं, अतः आप शायद कहानी और उपन्यास पढ़ाना पसंद करेंगी। मेरा कहानीकार तो कब का मर चुका है। कोशिश करूंगी विद्यार्थी मेरे शिक्षण से निराश ना हो। अनायासी अनु के मुंह से सच निकल गया। धन्यवाद, पर कहानीकार की हत्या मेरी नज़र में अक्षम्य अपराध है। मेरी कामना रहेगी विषय शिक्षण के साथ आपके कहानीकार को नया जीवन मिल सके। हल्के से मुस्कुराकर अनु शांत रह गई। पहले दिन अनु का विद्यार्थियों से इंट्रोडक्शन कराने अमर कक्षा में उसके साथ गए। परिचय देकर कहा, अगर आप अच्छे अंक और डिवीजन पाना चाहते हैं तो अनु जी का एक एक शब्द आत्मसात करना जरूरी है। ध्यान न देने की स्थिति में नुकसान आपका ही होगा। उस नुकसान की भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। तालियों से स्वागत किए जाने के बाद शांत सधे शब्दों में अनु ने सबका परिचय लिया। अपनी कहानियां स्वयं पढ़ने का साहस न कर पाने वाली अनु में ना जाने कहां से हिम्मत आ गई कि वह बड़ी सहजता से पाठ्यक्रम के विषय में बातचीत करने लगी। संभवतः उसके पीछे उसके पति अरुण की चुनौती काम कर रही थी। पहले दिन की सफलता से अनु उत्साहित हो उठी। अरुण को सब बताने के लिए उसे डिनर के समय का इंतजार था। शायद उस समय अरुण उससे उसके पहले दिन के अनुभव के बारे में कुछ पूछे। खाना खाते अरुण को शायद याद ही नहीं रहा कि अनु ने आज कॉलेज ज्वाइन किया है। अरुण की ओर से कोई उत्साह न पा अनु का उत्साह मन में ही रह गया। देर रात तक अनु अगले दिन के लिए लेक्चर तैयार करती रही। अपने समय में पढ़े गए बहुत से टॉपिक्स उसके मस्तिष्क में सजीव हो उठे। 2-4 दिन बाद अमर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बधाई हो अनु जी, आप तो छा गई हैं। विद्यार्थियों का कहना है आप कहानी के पात्र इस तरह से सजीव कर देती हैं मानो वे उनके सामने खड़े हो। भाई अनु जी स्वयं सुंदर कहानी है, हम जैसे नीरस लोग भला विषय में रस कैसे भर सकते हैं। अनु जी तो कहानी के पात्र गढ़ने वाली कलाकार हैं। सुदेश जी फिर मजाक पर उतर आए। अनु जी, हमारे विभाग में प्रत्येक शुक्रवार को एक साहित्यिक सेमिनार होता है। विद्यार्थियों के अलावा एक प्रोफेसर को भी अपनी कोई रचना पढ़नी होती है। इस बार की सेमिनार में आपको अपनी कोई कहानी पढ़नी होगी। अमर ने अनुरोध किया। नहीं नहीं, अब मेरे पास यहाँ कोई कहानी नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए, अनु ने सफाई दी।
नहीं है तो लिख डालिए। नए प्रोफेसर को हमारा यह अनुरोध तो मानना ही होगा, सुदेश जी ने खिलखिलाहट से कहा। सुदेश जी ठीक कह रहे हैं, खुद मुझे कई बार कविता पाठ करना पड़ा। अमर ने सुदेश जी की बात की पुष्टि की। आप कविता करते हैं? वैसे कविता लिखना तो बहुत कठिन काम है। बहुत कोशिश करने पर बस शायद एकाध कविता ही लिख पाई थी। क्यों? क्या कविता लिखने के लिए आपको कोई प्रेरणा नहीं मिली? अचानक अमर प्रश्न कर बैठे। आप किसकी प्रेरणा से कवि बन गए, अमर जी? अमर जी के सवाल पर अनु ने सवाल कर डाला। छोड़िए, पुरानी कहानी भूल जाना ही ठीक है। कहानी सुनाने की शर्त तो आपको पूरी करनी ही होगी। इसमें किसी छूट की संभावना नहीं है। घर पहुंचकर अनु ने अपनी पुरानी डायरी खोज निकाली। विवाह के बाद घर से अपनी कहानी की डायरियां और कापियां साथ लाने का मोह वह नहीं छोड़ सकी थी। सौभाग्यवश अलमारी के एक कोने में उसकी कहानियां सुरक्षित पड़ी थी। एक नज़र में उसे अपनी प्यारी कहानी दिख गई। उस कहानी पर यूनिवर्सिटी की कहानी प्रतियोगिता में उसे पहला पुरस्कार मिला था। शुक्रवार की सेमिनार में पूरा हॉल खचाखच भरा था। धड़कते दिल से अनु ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी में उसकी कहानी रंजना ने पढ़ी थी। आज खुद कहानी पढ़ते समय मानो सारे पात्र जी उठे। भाव के साथ आवाज में भी स्वाभाविक उतार चढ़ाव आ रहा था। एक जगह तो स्वयं उसका गला भर आया। कहानी समाप्त होने के बाद कुछ पलों के सन्नाटे के बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अचानक अमर ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जिस हाथ से ये कहानी लिखी गई है मैं उसका अभिवादन करता हूँ। ये कहानी भारत की आधी आबादी यानी स्त्री के कोमल मन की पीड़ा को साकार करती है। मेरी तो आंखें नम हो गई। सुदेश जी भी गंभीर हो उठे थे। सेमिनार समाप्त होने पर छात्र छात्राओं ने उसे घेर लिया। कहानी के विषय में उसकी जिज्ञासा शांत करती अनुभाव विभोर थी। क्या सचमुच उसका लेखन इतना सशक्त है? शायद उसकी कहानियों में रोमांस और प्रेम का जो अभिनव रूप होता है वही युवा पीढ़ी को आकर्षित करता है। पर अमर जी और सुदेश जी को भी तो उनकी कहानियां इतनी पसंद आई। इसका अर्थ तो यही हुआ कि वह अच्छी कहानियां लिख सकती है। अमर ने अनुरोध भरे स्वर में कहा, आपकी कहानियां पढ़ने का सौभाग्य चाहता हूँ। क्या मौका देंगी? वैसे क्या आपने कभी अपनी कहानियों का संकलन छपवाने के विषय में नहीं सोचा? नहीं, अपने को कभी लेखिका के रूप में नहीं देखा। बस जब मन में कुछ आया लिख डाला। जानते हैं, आज पहली बार अपनी कहानी खुद पढ़ी है, वरना मेरी कहानियां मेरी सहेली रंजना पढ़ती थी। आज उसे लिखूंगी। मैंने कहानियां खुद पढ़ी तो उसे खुशी होगी। कुछ संकोच से अनु ने कहा, बड़ी भाग्यशाली थी आपकी सहेली, जिसे इतनी सुंदर कहानियां पढ़ने को मिली। अब यह सौभाग्य मैं चाहूँगा। विश्वास है निराश नहीं करेंगी। मेरे पास कुछ एक कहानियां ज़रूर हैं, पर कुछ लोग उन्हें मूर्खतापूर्ण भावुकता की संज्ञा देते हैं। वादा कीजिए आप वैसा कुछ नहीं कहेंगी। अनु को याद हो आया, एक बार बड़े उत्साह से अरुण को अपनी एक कहानी सुनाने की गलती कर डाली थी। किसी तरह आधी कहानी झेल चुकने के बाद अरुण ने झुंझलाकर आलोचना की थी, पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरी। औरतों की यही भावुकता उन्हें खुद रोने और दूसरों का मूड खराब करने को मजबूर करती है। रोने रुलाने की जगह क्या कोई उद्देश्यपूर्ण रचना नहीं कर सकती? घर परिवार की औरतों के कर्तव्यों जैसे विषयों पर लिखना सार्थक होता। तुम्हारी कहानी तो बस बकवास है। उस दिन के बाद से अनु ने अपनी कहानियां भुला दी थी। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी कहानी सुनने के बाद मेरा अनुभव कहता है आपकी हर कहानी यूनिक होगी। ऐसी कहानियों को मूर्खतापूर्ण भावुकता कहने वाले के सीने में दिल नहीं होगा। अमर की बात सुनकर अनु के चेहरे पर खुशी खिल आई। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग कल दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आशा करती हूँ कहानी का पहला भाग आप सभी को पसंद आया होगा। कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।